हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज पहली क्लास है असिस्टेंट कंपाइलर की। ये हिस्ट्री की क्लास है। ये एक मैराथन क्लास है बिकॉज़ एग्ज़ाम आने ही वाला है। सो अगर हम इस क्लास की बात करें तो ये पोर्शन जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल क्लोज़ है, इसलिए कम पढ़ने से जो है सिलेबस कवर नहीं होगा, इसलिए मैराथन क्लासेस है। सो बीच बीच में ब्रेक्स दे सकते हैं आप, लेकिन मटेरियल जो है वो आप खुद कंपेयर कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले भी जो है इनमें से कोई टॉपिक पढ़ा है तो फिर भी आप एक क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए, स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले है रिवोल्ट ऑफ 1857 आपके सिलेबस में। सबसे पहले कॉजेज़ की बात करते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ जो थे, सबसे पहला कॉज है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि डलहौजी ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि एक जिसके हिसाब से स्टेट्स को एनेक्स किया गया था। दूसरी चीज़ जो पॉलिटिकल कॉज थी वो थी पेंशन्स को जो है डिसकंटिन्यू किया गया था, ठीक। और तीसरा है कि अवध का एनेक्सेशन। ये है पॉलिटिकल काजेज़ जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के थे। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव काजेज़। इसमें है सबसे पहला कि एलियन नेचर जो अपनाया ब्रिटिश रूल, जो है ब्रिटिश कंपनी रूल यहाँ पे जो था, उन्होंने एक एलियन नेचर अपनाया लोगों के साथ। दूसरा चीज़, नए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज उन्होंने लाए जो कि फेवर में नहीं थे। और तीसरी चीज़ जो थी कि जो इंटरमीडिएटर्स थे, ज़मींदार थे, ताल्लुकदार थे, उनका रिमूवल, ठीक। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉजेज़। देखिए, इकोनॉमिक कॉजेज़ जो थे, सबसे पहले था ब्रिटिश की ट्रेड पॉलिसी। दूसरी चीज़ जो इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट की, या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो इनकी थी। तीसरी चीज़ कि इन्होंने ज़मींदार से जो है फ्री ग्रांट्स जो थे वो लेना स्टार्ट किए। और इनाम कमीशन जो बॉम्बे में अपॉइंट हुआ था, जिसके हिसाब से जो है ऑलमोस्ट 20,000 जागीर्स को जो है इन्होंने एनेक्स कर लिया, ठीक है। सो ये थे इकोनॉमिक कॉजेज़। रिलीजियस कॉजेज़ थे कि 1813 में जो है क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यहाँ पे अलाउ किया गया प्रोपेगेट करने के लिए अपना रिलीजन। दूसरी चीज़, सती यहाँ पे जो थी कि विडो की मैरिज नहीं हो सकती, उस पर बैन लगाई गई, विडो को रिमैरिज के लिए अलाउ किया गया। और तीसरी चीज़ थी रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850। ये क्या था, इसमें जो है बेटे को प्रॉपर्टी रिटेन करने का जो है वो मिलता था इवन आफ्टर कन्वर्जन। अगर उसने रिलीजन, मतलब अगर वो क्रिश्चियनिटी में भी ट्रांसफ़र हुआ तो फिर भी जो है उसको रिटेन होती थी प्रॉपर्टी अपने फादर की, ठीक है। इसके बाद है मिलिट्री काजेज़। देखिए, मिलिट्री काजेज़ थे कि सबसे पहले रेशियल मिलिट्रीज लॉ थे। जो लॉज यूरोपियंस के लिए थे, जो लॉज ब्रिटिश के लिए थे, वो इंडियंस के लिए नहीं थे। कम सैलरी थी, प्रमोशन नहीं होती थी इंडियंस की, जो कि उस टाइम आर्मी में थे, मिलिट्री में थे। और एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो है लॉर्ड कैनिंग ने किया, जिसके हिसाब से इंडियन सोल्जर को जो है उसको ओवरसीज़ जाना कंपलसरी है। सो ये तो हुए कॉजेज़ क्या क्या थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। इसके बाद देखते हैं हम ये डेवलप कैसे हुआ। देखिए, स्टार्ट हुआ है 29 मार्च 1857 में। 34 इन्फेंट्री जो थी बैरकपुर, उसमें मंगल पांडे एक सिपाही था, जिसको हम फर्स्ट सिपाही ऑफ 1857 भी कह सकते हैं। उसने मारा हडसन को और उसके बदले में जो है मंगल पांडे को मारा गया। फिर 24 अप्रैल 1857 को जो है क्या हुआ कि थर्ड नेटिव कैवलरी जो थी मेरठ में, उसमें 90 सिपाहीज ने जो है स्पॉयज़ ने रिफ्यूज़ किया ग्रीस्ड कार्ट्रिज यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसके बदले में ब्रिटिश ने क्या किया, उनको सस्पेंड कर दिया लगभग 85 को, और जेल में डाल दिया। इसके बाद 11 मई दिल्ली जो था, दिल्ली में क्या हुआ कि सिपाही का मार्च होना था, दिल्ली चलो की कॉल थी। सो मेरठ से दिल्ली जो है मार्च किया गया, जो कि जिसको कि ज्वाइन किया सिपाहीज ने दिल्ली के भी, जो कि बरेलवी से दिल्ली आए थे। और इन दोनों जो मार्चेस में है, यहाँ पे बहादुर शाह जफ़र जो है एम्परर,
वो लीड कर रहा था मेरठ से दिल्ली, और बख्त खान था बरेलवी से दिल्ली तक जो इनको लीड कर रहा था। और इन्होंने बोला कि हम एम्परर चुनते हैं बहादुर शाह जफ़र को। ठीक, इसके बाद हुआ 4 जून 1857 में रिवोल्ट फैला और लखनऊ में भी। लीडर थी बेगम हज़रत महल जो कि वाइफ थी वाजिद अली शाह की। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि सिपाहीज ने जो है हेनरी लॉरेंस को जो है किल किया। हालांकि इन्होंने जो है रेजिडेंस बचा ली, लेकिन हेनरी लॉरेंस जो है इसमें किल हुआ। इसके बाद जब हम देखते हैं सेंटर्स और लीडर्स, डिफरेंट सेंटर्स और डिफरेंट लीडर्स, देखिए कानपुर में जो है नाना साहिब थे, अवध में हज़रत महल, हरियाणा में राव तुलाराम, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, आरह में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और संबलपुर में सुरेंद्र साई। ठीक है, ये थे सेंटर्स जो इस रिवोल्ट के थे, और लीडर्स कौन कौन से थे वहाँ पे। जब ये बिल्कुल हाइट पे पहुँचा ये रिवोल्ट, सो ये पूरा फैल गया अवध में और गंगा यमुना दोआब एरिया जो था पूरे में। ठीक है, डेक्कन भी जो है इससे इफ़ेक्ट हुआ, कोल्हापुर, पूना, ये सब जो इलाके हैं ये भी इफ़ेक्ट हुए इससे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हैवलॉक जो इनका एक ऑफिसर था, उसने वापस जो है जीता इलाहाबाद और कानपुर को। सितंबर 1857 में निकोलसन जो था इनका ऑफिसर, उसने दिल्ली को वापस जीता, और हग रोज जो था उसने वापस सेंट्रल इंडिया को जीता, रानी लक्ष्मीबाई को हराया। सो रिजल्ट्स क्या हुए, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए। सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 का इफ़ेक्ट जो हुआ वो था कंपनी रूल एंड हुआ और ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। मतलब क्या है इस चीज़ का, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खुद रूल करती थी, लेकिन अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल कर रही थी, लेकिन थ्रू ब्रिटिश। अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल कर रहा था इंडिया में। दूसरी चीज़, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया इंडिया के लिए, जिसमें 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल को जो है वाइस रॉय बनाया गया। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो इन्होंने स्टार्ट की थी, इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, हाँ, जबकि ये चलती रही, लेकिन इन्होंने बोला कि बस अब नहीं करेंगे हम एक्सपेंशन। जो इंडियन एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की यूरोपियन एलिमेंट्स के साथ आर्मी में। ठीक है, मतलब जो यूरोपियन सैनिक थे उनको बराबरी जो है करने की कोशिश की इन्होंने इंडियंस के साथ। राइट्स थोड़े से एक बिल्कुल माहौल से बनाया कि बिल्कुल हम बैलेंस होके चलेंगे। ठीक, नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की कि हम भाई नॉन इंटरफेयर नहीं करेंगे सोशल और कल्चरल फील्ड्स में। ठीक है, एक म्यूचुअल डिसबिलीफ बनाने की कोशिश की गई इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में। फिस्कल कंडीशन जो इंडिया की थी उसको रिफॉर्म करने की बात हुई। टेनेंसी एक्ट पास किया गया 1858 में, और 1 नवंबर 1958 को इन्होंने बोला कि हम प्रोक्लेमेशन करेंगे क्वीन विक्ट्री का। ठीक है, सो ये था रिवोल्ट ऑफ 1857, कॉजेज और इफेक्ट्स बिल्कुल डीप से पढ़ाया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इसके बाद हम नेशनल मूवमेंट पे आते हैं। देखिए नेशनल मूवमेंट, पूरा फ्रीडम स्ट्रगल ही नेशनल मूवमेंट है। सो हम इन्होंने फैक्टर्स की बात की है। फैक्टर्स, सबसे पहले फैक्टर्स जो थे वो थे कि नेशनल कॉन्शियसनेस हुई कैसे। देखिए इसमें हुआ क्या, सबसे पहले यूनिफाइड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश क्या करना चाह रहा था, उन्होंने सोचा कि हम सेंट्रलाइज करेंगे, मतलब पूरी एंटायर जो ब्रिटिश की टेरिटरी है उसको हम सिंगल पॉइंट से रूल करेंगे, चाहे लैंड हो, रेवेन्यू हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, लॉ हो, जुडिशरी हो, उसको हम होल एंड टेरिटरी के लिए सेम रखेंगे और यूनिफॉर्मली उसको जो है रूल करेंगे। ठीक, लेकिन इससे ये भी एक नेशनल कॉन्शियसनेस का रीज़न बना कि इसमें क्या हुआ कि एक नेशनलिटी जो है इसमें ग्रो हुई। राइट, दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट वो है कम्युनिकेशन नेटवर्क। ब्रिटिश ने क्या किया, पोस्ट और टेलीग्राम सर्विसेज स्टार्ट की, एक्सटेंड की, इम्प्रूव की मेजर टाउन्स में, और 1853 में भी जो है रेलवे लाइन उन्होंने जो है वो स्टार्ट की यहाँ पे। इनका मोटिव था कि हमारे लिए इजी होगा। राइट, लेकिन जब ये टेलीग्राफ या पोस्ट जो है स्टार्ट हुए तो लोग जो थे वो आपस में मिलना स्टार्ट हुए, तो एक दूसरे की खबर मिलने लगी कि यहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे ये हुआ है। सो ये भी एक रीज़न बना नेशनल मूवमेंट का। देखिए प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने स्टार्ट की, इन्होंने अपने हिसाब से स्टार्ट की, लेकिन
वो बिल्कुल यूज़ हुई प्रोपगेट करने के लिए नेशनल कॉन्शियसनेस। जो इनका न्यू आइडिया सिस्टम था, न्यू एजुकेशन सिस्टम जो था, इसमें क्या इन्होंने किया कि मैक्यूली बोलता है कि हमें क्लास ऑफ पर्सन्स चाहिए इंडियंस जो ब्लड और कलर में हो, लेकिन टेस्ट हो उनका इंग्लिश का, बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या था, इसमें स्मॉल सेक्शंस थे, बाकी तो 92% ऑलमोस्ट इलिटरेट ही थे। सो बिल्कुल कम सेक्शन को मौका मिलता था एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन हुआ क्या, जब वही स्मॉल सेक्शन आगे गया तो उन्होंने सीखा इक्वालिटी क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, नेशनलिज्म क्या चीज़ है। इंग्लैंड से जब वापस इंडिया आए कुछ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो राइट्स मिल ही नहीं रहे हैं, डेमोक्रेसी तो कुछ और है, लोगों के जो राइट्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि ब्रिटिश ने बोला था कि एनेक्सेशन हम बंद करेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू हुआ, ठीक है। उन्होंने रोका नहीं, बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने रोका नहीं ये चीज़, ठीक। इसके बाद जो रीज़न है वो है इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग क्या है, मतलब जो कि जिनको एजुकेशन मिली, जैसे कि आप अगर मैं नाम बोलूं, राजा राम मोहन राय, ठीक, केसी सेन थे, आईसी विद्यासागर थे, सर सैयद अहमद खान। सो इन्होंने जब एजुकेशन जो है इनको मिली, हाई एजुकेशन मिली, तो इन्होंने एक नेशनल कॉन्शियसनेस स्टार्ट की कि इन्हें भी लगा नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ तो हमें मिल ही नहीं रही, राइट। नेक्स्ट फैक्टर था डिस्क्रिमिनेटरी कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ब्रिटिश हमेशा जो है रेशियल सुपीरियरिटी पे जो है वो बिलीव करते थे, जॉब्स उनको मिलती थी जो सुपीरियर होता था, राइट। सो इससे क्या हुआ कि नेशनल सेंटिमेंट्स जो है ना, नेशनलिस्ट के जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होते थे, राइट। सो ये भी एक रीज़न हुआ कि नेशनल कॉन्शियसनेस स्टार्ट हुई। उसके बाद जो पॉइंट है वो है मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस। देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स थे, ट्रेडर्स थे, जर्नलिस्ट थे, लॉयर्स थे, जो कि सफ़र कर रहे थे अंडर ब्रिटिश रूल, राइट। उनको उतना पे नहीं मिल रहा था, कोई किसी हिसाब से परेशान है, जर्नलिस्ट अपने हिसाब से परेशान है। सो उनको जो वो कॉन्शियस होने लगे कि कुछ तो प्रॉब्लम है हमें, राइट। और इसी में क्या हुआ, जैसे जर्नलिस्ट की बात करें हम, राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने बंगाली में संबद्ध कुमारी जो है स्टार्ट किया, एक गैजेट, एक न्यूज़पेपर, या एक बुक है बंकिम चंद्र जो है उन्होंने लिखी, आनंद मठ। सो मिडिल क्लास जो है कॉन्शियस होने लगा इस चीज़ से, ठीक है। और हुआ क्या कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनानी स्टार्ट की, सोसाइटीज़ बनानी स्टार्ट की, एसोसिएशंस बनानी स्टार्ट की। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में बनाई गई, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो है एक यहाँ पे आपको बोली, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न जो हुआ, मेन रीज़न वो था कि जो क्राउन रूल था ना, क्राउन रूल जब स्टार्ट हुआ कंपनी रूल के बाद, जब ब्रिटिश डायरेक्टली जो है रूल करने लगी इंडिया को, तो लोगों में बहुत सारे होप्स थे कि शायद ब्रिटिश जो अब जब रूल हो रहा है तो वो हमको जो है अपने राइट्स मिलेंगे, यहाँ पे हालात ठीक होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये होप्स जो है ब्रेक हो गई, और लोगों को डायरेक्टली लगा कि ब्रिटिश जो है वो इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं हमें। इसलिए जो है क्या हुआ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है और हाई होने लगी, ठीक है। जैसे पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई एमजी रानाडे ने, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे लिंकॉल्न एक्ट है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है। ये कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किए, जो कि लोगों के बिल्कुल अपोजिट चले गए, ठीक है। सो ये था नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई, फैक्टर्स कौन से थे स्टार्टिंग में, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए अब आई इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसके बनने के दो थ्योरीज है। पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो देखते हैं कि 1885 में बनी ये। A.O. ह्यूम जो है इसका क्रेडिट उनको मिलता है। जो वाइस रॉय थे वो डफरिन थे तब। पहली मीटिंग हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में, और इसमें जो है W.C. बनर्जी जो थे वो हेड थे। 72 डेलीगेट्स ने जो है अटेंड की थी ये मीटिंग, ठीक। सो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई क्यों, क्योंकि A.O. ह्यूम जो थे वो इंग्लिश मैन थे, ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने क्यों बनाई। सो इसके पीछे जो दो थ्योरीज हैं, सबसे देखिए मेनली कहा जाता है कि
एक सॉफ्ट सेफ्टी वालों बनाया गया। सेफ्टी वालों मतलब क्योंकि अनरेस्ट बहुत ज़्यादा था इंडिया में, तो एओ ह्यूम ने सोचा कि हम इसको एक इंडियन पार्टी ऐसी बना देते हैं जो कि चलाएंगे हम, या थोड़ा सा इससे जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेफ्टी वालू। ठीक है, देखिए दो थ्योरीज को हम आराम से पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी हुई क्यों। पहली थ्योरी यही है, सेफ्टी वैल्यू थ्योरी। ये दी थी लाला लाजपत राय ने। उन्होंने बोला कि मैंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है पढ़े हैं 1878 में ही एओ ह्यूम के, जिसके हिसाब से जो है ये एक डायरेक्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव था जब ब्रिटिश राज कंसोलिडेट करना चाहता था कांग्रेस के थ्रू, कि एक सेफ्टी वालों बने जिससे कि रिमूव किया जाए ये प्रेशर जो कि जहाँ पे लोगों की एजिटेशन है उसको बिल्कुल कम किया जाए। ठीक है, सो इस हिसाब से फिर क्या जो है, एओ ह्यूम ने जो है लॉर्ड डफरिन के पास गए। लॉर्ड डफरिन तब वाइस रॉय थे, और उन्होंने इसको बोला कि पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन आप एक बनाओ जिससे कि लोगों को लगे अब हमें जो है एक लीडरशिप मिली है, राइट। लेकिन इस थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं कि पहले तो ये सिर्फ अकेले लाला लाजपत राय ने दी है। दूसरी चीज़, इसने बोला कि डॉक्यूमेंट्स मैंने 1878 में देखे, जबकि उसके 7 साल बाद फॉर्म हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तीसरी चीज़, ये थ्योरी इस पे ध्यान नहीं देती कि नेशनलिज्म भी राइज हो रहा था और पॉलिटिकल छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो भी राइज हो रही थी। दूसरी थ्योरी है इस पे कि लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी ये है कि देखिए जो एओ ह्यूम था ये एक इम्पीरियलिस्ट था, मतलब ये लिबर्टी लवर था इंडियंस के लिए। और दूसरी चीज़ क्या थी कि बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, जो लीडर्स थे वो कीन थे एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। ठीक है, ये इसकी दूसरी थ्योरी है कि ये इस हिसाब से बनी। ठीक, गोल्स क्या थे, यूनिटी, इंटीमेसी, फ्रेंडशिप हो आपस में, बिल्कुल रेस पे जो है, लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, प्रोविंसेस पे नहीं बांटा जाए, एक यूनिटी हो, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस आई। ठीक है, अब आपके सिलेबस में है रोल ऑफ मॉडरेट्स। देखिए मॉडरेट्स क्या थे। मॉडरेट्स जो थे 1885 में जब कांग्रेस बनी तो 2 डिकेड्स तक इनके हाथ में पावर रही, जो कि मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट्स तो थे ही नहीं। ठीक है, ये लिबरल लीडर्स थे। इनकी फिलॉसफी क्या थी, ये फेथ रखते थे ब्रिटिश रूल में। ठीक है, ये एडमरायर्स थे डेमोक्रेसी के, लिबर्टी के। ये चीज़ भी मानते थे कि सुपीरियरिटी जो है वो ब्रिटिश कल्चर की है। ठीक है, ये चीज़ भी मानते थे कि ब्रिटिश जो है उनके पास मॉडर्न वैल्यूज़ है और वो इंडियंस को प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्फ रूल के लिए। ठीक है, और ब्रिटिश रूल जो है ये बिल्कुल फेवरेबल है इंडिया के लिए, ये इनकी सोच थी। ठीक है, इनके हिसाब से ऑब्स्टैकल्स क्या थे कि जो एंग्लो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है या जो इंडियंस है उनकी बिल्कुल सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, इसलिए क्या हो कि हायर रिप्रेजेंटेशंस दी जाए इंडियंस को काउंसिल्स में, ब्यूरोक्रेसी में। ये चीज़ मानते थे। ये बिलीव करते थे 3 P's में। 3 P's मतलब ये प्रेयर्स करते थे, प्रोसेशंस करते थे और प्रोटेस्ट करते थे। ये इन 3 चीज़ों से जो है ये ब्रिटिश से बात मनवाते थे। ठीक, ये लॉयल थे ब्रिटिश राज के लिए। देखिए फेलियर्स इनमें बहुत सारे हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने नेशनल मूवमेंट के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड की। और एक चीज़ जो इन कामयाब हुए, दूसरी चीज़ कि पीएससी इन्होंने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन 1886 में जो है एस्टेब्लिश करवाया, वेबली कमीशन अपॉइंट करवाया, और आईसीएस एग्ज़ाम जो है इंडियंस के लिए इन्होंने इंडिया में भी और लंदन में भी जो है एप्लीकेबल करवाया। लेकिन एजिटेशन, मासेस, ये चीज़ें इस पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सो ये थी मॉडरेट्स। इसके बाद देखिए एक्सट्रीमिस्ट्स कौन थे। देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे इनका राइज हुआ अर्ली 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, 1904 से 5 के बीच में लीडरशिप पास हुई इनके पास, वो हम देखेंगे कैसे हुई। ये बिल्कुल डिफरेंट थे मॉडरेट से। इनका कोई फेथ नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। ये बिल्कुल ऑप्रेसिव थे और ये बिलीव करते थे मास मोबिलाइजेशन और एजिटेशंस पे। ये
पेटिशंस प्रेयर्स पे जो है बिलीव नहीं करते थे। ये मॉडरेट्स को बोलते थे कि आप भीख मांगते हो इनसे, ठीक। सो ये जो है पैसिव रेजिस्टेंस पे बिलीव करते थे, नॉन कॉपरेशन पे बिलीव करते थे। और ये क्या करना चाहते थे, ये जो है हर्ट करना चाहते थे इंटरेस्ट्स को, किनको, इंडस्ट्रियल क्लास को। इंडस्ट्रियल क्लास क्या था कि मतलब फॉरेन गुड्स को जो है बाइकआउट करेंगे और स्वदेशी मूवमेंट लाएंगे, जो कि हम अपने गुड्स को जो है मार्केट के लिए उनके यूज़ करेंगे, ठीक है। मॉडरेट्स जो थे ना, मॉडरेट्स अपर मिडिल और मिडिल क्लास लोग थे जो लीडर्स थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स जो थे ये लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब ये कॉमन पब्लिक का दर्द समझते थे। इनका एजेंडा साफ था, स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट मॉडरेट्स भी बोलते थे, लेकिन वो विद इन ब्रिटिश रूल बोलते थे, ठीक है। इनके अगर कुछ जो देखे काम, जो तिलक ने अपोजिशन की एज ऑफ कंसेंट बिल की, एंटी काउ किलिंग सोसाइटी बनाई, या गणेश फेस्टिवल को इन्होंने नेशनल फेस्टिवल जो है डिक्लेयर किया। ये एक हिंदू नेशन चाहते थे कम्प्लीटली, ये बिल्कुल लिबरल सोच वाले नहीं थे, ठीक है। और इनकी वजह से कांग्रेस जो है एक मास ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हुआ, ठीक है। देखिए ये चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई, स्टार्ट हुई ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से। ये तो हमने देखा कि एक्सट्रीमिस्ट्स कैसे डिफरेंट थे। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 16 अक्टूबर 1905 में, यहाँ से बात स्टार्ट हुई। इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को ही जो है, इसी को बोलते हैं स्टाइडल ऑफ राइजिंग नेशनलिज्म। यहीं से पूरा सब कुछ स्टार्ट हुआ। देखिए प्लान क्या था ब्रिटिश का कि हिंदूज मेजॉरिटी में थे, जो कि ज़्यादातर बंगाली बोलते थे इस बंगाल में, और मुस्लिम्स भी थे इसमें बिल्कुल माइनॉरिटी में। तो वाइस रॉय था लॉर्ड कर्जन, इसने बोला कि गवर्नमेंट चाहती है कि मुस्लिम्स भी जो है उनको भी इक्वल बेनिफिट्स मिले जितने बेनिफिट्स हिंदूज़ को मिलते हैं। इसलिए जो है इन्होंने क्या किया कि बंगाल की जो साइड टेरिटरी थी, एक साइड ईस्ट बंगाल जिसमें कि मुस्लिम्स डोमिनेट थे, उसको अलग करेंगे और उसको मिलाएंगे आसाम के साथ, ये इनका, और कैपिटल रखेंगे ढाका। तो ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बनेगा, और ये डिवाइड एंड रूल चाहते थे, राइट। सो हुआ क्या, ये बंगाली हिंदूज जो है ये फिर माइनॉरिटी में आएंगे दोनों प्रोविंसेस में, वहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। रीजंस थे कि मतलब यहाँ पे नेशनलिज्म बिल्कुल, ये एक बंगाल जो था ये बिल्कुल एक हब बना, जहाँ पे कि एजुटेशंस होती थी। ऐसा लग रहा था ब्रिटिश को कि ये हमारा रोल जो है ख़तरे में है, इसलिए इन्होंने ये स्टेप करना चाहा, ठीक है। रीजंस इन्होंने जो दिए ब्रिटिश ने लोगों को, कि इन्होंने बोला हमें एडमिनिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट होती है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन है, इसलिए हम 2 रीजन्स में इसको बांटेंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ये फेल हो गई, जो ब्रिटिश सरकार थी ये इस चीज़ में फेल हो गई, क्योंकि हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों ने कॉन्डम किया इसको कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ जो है स्टार्ट हुई स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुई, स्वदेशी मूवमेंट के साथ ही जो है पॉलिटिकल मॉडरेशन शिफ्ट हुई पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म में। मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स जो है वो थोड़े से पावर में आ गए। उन्होंने मॉडर जो है मॉडरेट्स, इनको बोला कि भाई आप तो इनको भीख मांगते हो, पेटिशन मांगते हो, हम डायरेक्टली एक्शन करेंगे, ठीक है। मतलब पेटिशन चेंज हुई डायरेक्ट एक्शन में, ठीक। ये स्वदेशी मूवमेंट, इसका ओरिजिन हुआ यही एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई मॉडरेट्स की वजह से। लेकिन इसमें जो है नया रूप लाया एक्सट्रीमिस्ट्स लीडर्स ने। इन्होंने बोला कि हम नए मेथड्स को जो है अप्लाई करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस, बाइकॉट हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश गुड्स का, ठीक है, और स्वदेशी गुड्स से रिप्लेस करेंगे इन चीज़ों को। सो हम क्या करेंगे, हम प्रेशराइज करेंगे ब्रिटिश को इससे, क्योंकि जो फिजिकल लॉसेस होंगे ब्रिटिश को जब हम स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो मेन मार्केट था इंडिया उस टाइम, वो मैनचेस्टर कॉटन गुड्स के लिए था, तो उसको हर्ट करना मेन जो है गोल था इनका, ठीक है। और ये मूवमेंट जो है स्वदेशी मूवमेंट ये अलाइव रही, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में जो है प्रोसेशंस में नेशनल सॉन्ग्स गाए गए, ताकि इस मूवमेंट को जो है अलाइव रखा जाए, ठीक। और इन्होंने एक और चीज़ की कि ये फ़ाइन करते थे उसको जो कि स्वदेशी गुड को जो है परचेज़ नहीं करे, मतलब जो फॉरेन गुड को परचेज़ करे उसको फ़ाइन करते थे, ठीक है।
दूसरी चीज़ जो इस मूवमेंट से हुई कि समितिज़ बनाई गई। समितिज़ मतलब विलेज लेवल पे, और ये मूवमेंट लाया जाए, छोटे छोटे विलेजेस में जो है जानकारी दी जाए इस मूवमेंट के बारे में, इसलिए इन्होंने एक ग्रुप्स बनाए जिनको समितिज़ बोलते थे। उनका रोल यही था कि वो विलेज लेवल पे जो है इस मूवमेंट को जो है प्रोपेगेट करते थे। ठीक, सो ये मूवमेंट एक्सपेंड होता गया और एक सोच बनी कि हम नॉन कॉपरेशन करेंगे ब्रिटिश के साथ, हम ब्रिटिश के साथ कॉर्पोरेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रूल था, जो इसमें बढ़त थी, वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि इससे क्या होगा, पॉलिटिकल जो है रिजनरेशन होगी कंट्री की, और वेपन्स बनाए गए, ये स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, ठीक है, रेजिस्टेंस करेंगे, मास एजिटेशन करे थे। ये चीज़ें तो मॉडरेट्स नहीं करते थे, उनका यही था प्रेयर पेटिशन, ठीक है, और छोटे छोटे प्रोटेस्ट्स। लेकिन इन्होंने मास एजिटेशन स्टार्ट किया। ठीक, इसके बाद आपके सिलेबस में है सूरत स्प्लिट। देखिए, सूरत स्प्लिट ही मेन काज था जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट्स अलग हुए और मॉडरेट्स अलग हुए, उसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट एक्चुअली में। देखिए हुआ क्या, अब स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट जो था, इसमें बिल्कुल यूनिटी रही इनकी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स की, लेकिन ये कम हुई क्योंकि इनको आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कहाँ पे, सूरत सेशन जो कांग्रेस में हुआ 1907 में, वहाँ पे एक्चुअली ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे पहले से ही, चाहे 1905 में जो बनारस सेशन हुआ हो या कलकत्ता सेशन हुआ हो 1906 में, और सूरत में तो फिर आग ही लग गई, राइट। तो हुआ क्या, कॉज क्या था, मेन चीज़ कि एक्सट्रीमिस्ट्स की सोच अलग थी, मॉडरेट्स की अलग थी ब्रिटिश रूल के हिसाब से। ठीक है, मतलब ब्रिटिश रूल की तरफ, ब्रिटिशर्स की तरफ जो है इनकी सोच बिल्कुल अलग अलग थी। मॉडरेटर्स जो थे, मॉडरेट्स, इनका फुल फेथ था, ये बोलते थे कि ये हम जो है इंडियंस को प्रिपेयर करते हैं रूल करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने जो मेन चीज़ इसमें की ना, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट्स बिल्कुल नाराज़ हुए, जो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट और नेशनल एजुकेशन इन्होंने एक स्टार्ट किया था कि हम जो है एजुकेशन देंगे स्वदेशी के बारे में, बॉयकॉट्स के बारे में, राइट। सो उसको रिप्रिडिकेट, मतलब उसको जो है एक हिसाब से बैन कर दिया मॉडरेट्स ने, बोला कि नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन और मॉडरेट्स क्या करते थे, एक मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स आने वाली थी, उसको सपोर्ट कर रहे थे मॉडरेटर्स, वो बोल रहे थे कि ये इंडियंस के लिए ही है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो ऑप्रेसिव थे, वो बिल्कुल इस सोच के अलग थे। वो चाहते थे कि ये जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, जो कि एक चिंगारी सी लगी है बॉयकॉट, जो बंगाल के बाद, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, स्वदेशी मूवमेंट या बॉयकॉट मूवमेंट के थ्रू हम इसको पैन इंडिया फैलाएं। ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे। सो हुआ क्या कि ये दोनों जो है स्प्लिट हो गए इस सूरत सेशन में, एक्सट्रीमिस्ट्स को बाहर निकाला गया क्योंकि मॉडरेट्स ज़्यादा थे। सो मॉडरेट्स ने रूल करना स्टार्ट किया कांग्रेस को, और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर ये चाहते थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने सपोर्ट किया मॉडरेट्स का और सप्रेस किया एक्सट्रीमिस्ट्स को। सप्रेस मतलब इन पे अटैक स्टार्ट किए 1907 से 11 तक। जैसे बाल गंगाधर तिलक था इनका लीडर, ये था औरबिंदो था, बिकिम चंद्र पाल था, लाजपत राय था। सो तिलक को 6 साल जेल भेजा, इन दोनों ने रिटायरमेंट दे दी, लाजपत राय अब्रॉड भाग गया। सो एक्सट्रीमिस्ट जो है बिल्कुल सप्रेस हुए। लेकिन इसकी वजह से, क्योंकि जो यूथ था, देखिए यूथ जो था वो सपोर्ट था किसका, वो सपोर्ट करते थे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट्स को। ठीक है, ना कि मॉडरेट्स को, क्योंकि मॉडरेट जो है उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने ऊपर आपको समझाया कि मॉडरेट्स क्या चाहते थे। सो ये कोई फ़ायदेमंद दोनों के लिए जो है चीज़ नहीं हुई। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो है आई होप लगभग जो पार्ट्स मैंने जो है डिस्कस किए थे आपको सिलेबस में पहले, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखिए रिवोल्ट ऑफ 1857 कॉजेज और इफेक्ट्स आपका हो गया, राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट फैक्टर्स हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस और रोल ऑफ मॉडरेट्स हमने डिस्कस किया,
फिर हमने एक्सट्रीमिज़म को डिस्कस किया, कांग्रेस में कैसे हुआ, विद स्पेशल रेफरेंस टू पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसमें कैसे एक्सट्रीमिस्ट्स ने जो है रोल प्ले किया, वो चीज़ हमने पढ़ी। बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट हमने पढ़ी, राइट। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड हिस्टोरिक इवेंट्स जो है ये तो चलते रहेंगे एंड तक। सो आपका ये पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो गया, और एक लेक्चर आएगा उसमें आपकी हिस्ट्री जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए मैंने इसका नाम जो है मैराथन सेशन रखा है, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो आपको क्लासेस इतने बड़े देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो रिक्वेस्ट लास्ट में फिर से यही रहेगी, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और इसकी पीडीएफ जो है आपको शाम तक जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखिए मैथ्स क्लास जो है आपकी चल रही है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेशन जो है एक बैच चल रहा है स्टॉक असिस्टेंट का, राइट। स्टॉक असिस्टेंट का मैथमेटिक्स में जो है अब मेंसुरेशन 3D चल रहा है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। सो वहाँ से आप मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और मैंने आपको ये चीज़ भी बोला था, जो कि स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज लेक्चर आप देखिए, ताकि आपका परसेंटेज जो है वो क्लियर हो, जिससे आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।